भारत एक विशाल देश है। यहाँ सांस्कृतिक और भाषा के आधार पर काफी ज्यादा भिन्नताएं हैं। दुनिया में कोई भी देश हो, उसके सामने अपनी सुरक्षा से जुड़े दो प्रमुख मुद्दे होते हैं। एक है आंतरिक सुरक्षा, दूसरी है बाहरी ताकतों से अपने देश की रक्षा करना। भारत ने सदैव बाहरी ताकतों से अपनी सीमाओं को बचा कर रखा है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा आज भी चिंता का विषय बना हुआ है। आजादी के बाद से हम लगातार आंतरिक सुरक्षा की समस्या से जूझ रहे हैं। यह अलग बात है कि भारत ने मिजोरम, आसाम, पंजाब जैसे राज्यों में विद्रोह को काबू में किया है और नागालैंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में शांति स्थापित करने के बाद भारत ने अपनी मजबूती, एकता, अखंडता को भी दर्शाया है। लेकिन फिर भी चुनौतियां कम नहीं है और आज हम भारत की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करेंगे जिनके बारे में शायद आपको नहीं पता। नमस्कार, मेरा नाम है सोमवीर कौशिक और आज हम डेमोक्रेसी 360 में बात करेंगे भारत की आंतरिक सुरक्षा के बारे में। क्लिक इंडिया पर ये है भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौतियां। चुनौती नंबर 1, आतंकवाद। आतंकवाद न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बना हुआ है, जिसका हल जल्दी से किसी देश के पास निकलता नजर नहीं आ रहा है। खैर, ये एक अलग बात है कि पिछले कुछ समय से भारत के अंदर आतंकी गतिविधियों में काफी कमी आई है, लेकिन अतीत में भारत ने कई बार बड़े और छोटे आतंकी हमले देखे हैं। आंकड़ों के अनुसार 1970 से 2018 तक भारत में 12,000 से ज्यादा आतंकी हमले हो चुके हैं, जिनमें 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और वहीं 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। भारत में अगर हम 10 बड़े आतंकी हमलों की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से हैं। इन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चुनौती नंबर 2, अफवाह। झूठी खबर और अधूरी जानकारी के चलते देश में कई बार अफवाहों के कारण दंगे और खूनी हिंसा हुई है। अफवाहों के इस दौर ने रफ्तार पकड़ी इंटरनेट के आने से। जी हाँ, इंटरनेट के बाद मानो झूठी खबर और अफवाह देश के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता चला गया। इसीलिए आज कहीं भी किसी भी प्रकार के उपद्रव, दंगे और हिंसा के दौरान सबसे पहले इंटरनेट को बंद किया जाता है। अफवाहों के चलते हुई देश की कुछ प्रमुख घटनाओं की जानकारी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें 2013 मुजफ्फरनगर दंगे और 2020 मणिपुर हिंसा प्रमुख है। चुनौती नंबर 3, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो किसी भी देश को अंदर से खोखला करने में बिल्कुल भी समय नहीं लगाती है। विश्व में कई ऐसे देश हैं जैसे कि लीबिया, साउथ सुडान, तुनिशिया, फिलीपींस, ईरान वगैरह वगैरह, जहां करप्शन के कारण सिविल वॉर हुआ और उसके बाद तख्ता पलट भी। भारत ने अपने इतिहास में करप्शन को लेकर क्रांति देखी है। ताजा मामले की बात करें तो अन्ना हजारे के आंदोलन में उमड़ा जन सैलाब किसी क्रांति से कम नहीं था। भारत के कुछ बड़े भ्रष्टाचार की बात करें तो 2G स्पेक्ट्रम, बफोर्स, सहारा चीट फंड स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, आदर्श घोटाला, अगर मैं सब गिनवाने लगा तो लिस्ट और वीडियो दोनों ही लंबी हो जाएगी। चुनौती नंबर 4, नक्सलवाद। भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती है नक्सलवाद। नक्सलवाद का आरंभ 1967 में वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से हुआ था, जहां ग्रामीणों ने भू अधिकार और आर्थिक समानता के मांग के लिए आंदोलन शुरू किया। इसके बाद नक्सलवाद दक्षिणी भारत के कई राज्यों में फैल गया। भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद चुनौती कैसे देता है, इसे कुछ बिंदुओं में हम समझ सकते हैं। नंबर 1, गरीबी और विकास की कमी। नक्सलवाद उन क्षेत्रों में सबसे मजबूत है जो गरीब और विकास की कमी से जूझ रहे हैं। ये क्षेत्र अक्सर वंचित समुदायों का घर होते हैं, जो महसूस करते हैं कि उन्हें सरकार द्वारा छोड़ दिया गया है या उन्हें इग्नोर कर दिया गया है। नंबर 2, भूमिहीनता। नक्सलवाद उन क्षेत्रों में भी मजबूत है जहां भूमिहीनता का उच्च स्तर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भूमिहीन लोग अक्सर शोषण और उत्पीड़न के लिए अधिक असुरक्षित महसूस करते हैं, यानी कि उनका शोषण होता है, ऐसा वो ज्यादा महसूस करते हैं। नंबर 3, सामाजिक बहिष्कार। नक्सलवाद उन क्षेत्रों में भी मजबूत है जहां सामाजिक बहिष्कार का उच्च स्तर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग जाति, धर्म और जातीयता के आधार के भेदभाव का शिकार होते हैं, वे अक्सर नक्सलवाद में शामिल होने की अधिक संभावना रखते हैं। नंबर 4, सरकार द्वारा उठाए गए कदम।
सरकार की नक्सलवाद के प्रति प्रतिक्रियाएं अक्सर भारी भरकम रहती हैं, जिसके बाद से सरकार के एजेंसियों और नक्सलवादियों के बीच में काफी भीषण हिंसा भी देखी गई है। इसके दौरान नक्सलवादियों के लोग भी मरते हैं, तो वहीं हमारे देश के वीर जवान भी वीर गति को प्राप्त होते हैं, और जब ऐसा होता है तो विद्रोह और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन समय समय पर उठाए कदमों ने नक्सलवाद की जड़ें कमजोर भी की है, जैसे कि सुरक्षा बलों की तैनाती। सरकार ने उन क्षेत्रों में सुरक्षा बलों की तैनाती की है जहां नक्सली सक्रिय है। इससे इन क्षेत्रों में हिंसा के स्तर में कमी आई है। क्षेत्र का विकास, सरकार ने उन क्षेत्रों में भी कई विकास कार्य शुरू किए हैं जहां नक्सल सक्रिय है। इसने इन क्षेत्रों में लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में, नक्सलवाद के लिए उनके समर्थन को कम करने में भी मदद मिली है। बातचीत का रास्ता, सरकार ने नक्सलियों के साथ भी बातचीत की है ताकि शांतिपूर्ण समझौते हो सके। हालांकि अभी तक ये वार्ता असफल ही रही है, और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इसके लिए प्रयास ना किए हों, अनेकों प्रयास भी हुए हैं। सूचना अभियान, सरकार ने नक्सलवाद और उसके उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सूचना अभियान भी शुरू किया है, जिससे नक्सलवाद को कम किया गया और लोगों के अंदर उसके प्रति एक अलग विचारधारा और सोच भी जन्म ली। चुनौती नंबर 5, क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रवाद। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके चलते भारत के आंतरिक सुरक्षा को समय समय पर खतरा महसूस होता रहा है, लेकिन क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रवाद भी बहुत बड़ी चुनौती है। जैसे कि दक्षिण भारत के लोगों को यह लगना कि उन पर हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। यही नहीं, क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रवाद का सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो वो है 2010 में महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों का पलायन, और 2012 में पूर्वोत्तर और बेंगलुरु से लोगों का पलायन, और इसके बाद तो मानो क्षेत्रवाद की एक लहर सी चल गई हो, और यह भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आपको क्या लगता है, और कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिनसे भारत की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।